भारत में वेश्यावृत्ति लीगल, अमेरिका में अपराध। जबकि अमेरिका में पोर्नोग्राफी लीगल है और भारत में इलीगल। तो जानते हैं आज वेश्यावृत्ति के बारे में। सेक्स वर्कर्स डे पर जानेंगे आज हम कि प्रोस्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे पुराना पेशा क्यों माना जाता है। ये एक फिजिकल नीड है जो सभी को होती है। तो आज हम इस बारे में जानेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजा चौधरी और आ गया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेकर। आज इंटरनेशनल डे फॉर सेक्स वर्कर्स है। आपको लग सकता है कि जो पेशा कानून और समाज की नज़र में अपराध है, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर कोई खास दिन कौन मनाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी सोच के तीनों हिस्से गलत हैं। कैसे गलत हैं? कानूनन भारत में वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, इलीगल नहीं है, लीगल है। सामाजिक तौर पर वेश्यावृत्ति दुनिया की सबसे पुराने पेशों में से एक है जिसको कभी बंद नहीं किया जा सकता। दुनिया में 300 से ज्यादा संगठन ऐसे हैं जो सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सेक्स वर्कर्स की ये दुनिया सीधे सीधे ब्लैक व्हाइट में नहीं होती। समय और देश की सीमाओं के साथ साथ ये दुनिया बहुत जटिल हो जाती है। जैसे आप न्यूजीलैंड में जाएं तो वहां आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन वही चीज अगर आप इंडिया या अमेरिका में करते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उदाहरण के लिए अमेरिका में वेश्यावृत्ति पूरी तरह गैर कानूनी है, इलीगल है, लेकिन पोर्नोग्राफी लीगल है। आप पोर्न बना सकते हो, पोर्न वीडियोस बना सकते हो, आप उसको अपलोड कर सकते हो। लेकिन भारत में वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, लेकिन इसका प्रचार अपराध है, पोर्नोग्राफी अपराध है। अब ये क्यों है ना मामला कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों इस सब को लीगल क्यों नहीं कर दिया जाता? ये एक फिजिकल नीड है जबकि। चलिए इंटरनेशनल डे फॉर सेक्स वर्कर्स पर वेश्यावृत्ति से जुड़े इन जटिल सवालों के जवाब ढूंढते हैं। क्या वेश्यावृत्ति अपराध है? आप न्यूजीलैंड में हैं तो नहीं, अमेरिका में है तो जेल तय। अब आप और हम अगर अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि फिजिकली किसी चीज फिजिकली हमको ऊपर लेके जाती है। आप फिजिकली मतलब कहें तो कुछ टाइम के लिए आप फिजिकली खो जाते हैं। आप एक बेसिक नीड है जिसकी जरूरत हर किसी को होती है। सेक्स वर्क और सेक्स वर्कर्स के कानूनी स्टेट्स पर पूरी दुनिया में अलग अलग स्थिति है। कहीं कहीं तो एक ही देश के राज्यों में अलग अलग कानून तक है। सेक्स वर्कर्स की परिभाषा भी हर जगह एक नहीं है। कुछ जगहों पर सेक्स वर्कर्स का मतलब सिर्फ प्रोस्टिट्यूटर्स यानी वेश्या होता है, जबकि कई देशों में पोर्न इंडस्ट्री, स्ट्रिपर क्लब, वेश्यालय चलाने वाले सभी सेक्स वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। प्रोस्टिट्यूशन पर अलग अलग देशों में चल रहे कानून 6 तरह के हैं। दुनिया के नक्शे से समझिए कहाँ किस तरह के कानून है। तो देखते हैं वेश्यावृत्ति के बारे में। हर देश में अलग अलग कानून है। डिस्क्रिमिनलाइजेशन। तो सबसे पहले समझते हैं डिस्क्रिमिनलाइजेशन। वैश्यवृत्ति पूरी तरह वैध है और किसी भी दूसरे देश दूसरे तरह के पेशे की तरह ही ट्रीट किया जा सकता। और दूसरी है लीगलाइजेशन। वैश्यवृत्ति अवैध नहीं है, इसे रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए गए हैं। तीसरा आता है अबोलिशनिज्म। अबोलिशनिज्म वैश्यवृत्ति यानी पैसों के बदले में सेक्स प्रोवाइड करना वैध है, पैसों के बदले में। और वैश्यावृत्ति यानी पैसों के बदले में सेक्स प्रोवाइड करना वैध है, लेकिन वैश्यालय जाना या इसका प्रचार अपराध है। वैश्यालय नहीं जा सकते आप, पैसों के बदले अपने घर ले जाकर कर सकते हो। नियो ओबलिशनिज्म, जो कि अमेरिका में है। पैसों के बदले सेक्स बेचना वैध है, लेकिन खुद के या किसी तीसरे के लिए सेक्सुअल सर्विस खरीदना अपराध है, किसी तीसरे के लिए। प्रोहिबिशनिज्म, जिसमें 90% देश इसमें सम्मति रखते हैं। वैश्यावृत्ति पूरी तरह गैर कानूनी, इलीगल। सेक्स बेचना या खरीदना दोनों ही अपराध है, क्योंकि बहुत ही गलत चीज है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अनक्लियर। वैश्यावृत्ति का कानूनी स्टेट्स देश के अलग अलग हिस्सों के लोकल कानूनों के साथ बदलता जाता है।
और इंडिया में देखो तो अबॉलिशनिज्म है। वैश्यवृत्ति यानी पैसों के बदले में सेक्स प्रोवाइड करना वैध है, लेकिन वैश्यालय जाना इसका प्रचार अपराध है। अब वैश्यालय नहीं जा सकते, पैसों के बदले सेक्स कर सकते हैं। अब देखिए वो देश जहां नियम सबसे रोचक है उसके बारे में चलते हैं। तो न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। प्रोस्टिट्यूट्स के हैं लेबर राइट्स। अब ये राइट्स क्या है? न्यूजीलैंड दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां वेश्यावृत्ति पूरी तरह वैध है। पूरी तरह आप किसी के भी साथ कर सकते हो सेक्स। इसे इसे भी किसी दूसरे प्रोफेशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एक फिजिकल बेसिक नीड है जो कि सारे देशों में होना चाहिए। देश में जून 2003 में प्रोस्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट पास किया गया था। इसके जरिए वेश्याओं को किसी आम कामगार जैसे अधिकार दिए गए थे जैसे आम कारोबारी, यानी काम के तय घंटे, हेल्थ और सेफ्टी का पूरा प्रबंध होना चाहिए। वेश्यालय जाने वाले के लिए लाइसेंस लेना भी यहाँ जरूरी है। बिल्कुल सही बात। एक नॉर्मल आप काम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। अमेरिका में देखें तो 50 में से सिर्फ एक राज्य में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। अमेरिका के 49 राज्यों में वेश्यावृत्ति पूरी तरह गैर कानूनी। सिर्फ नेवादा राज्य ने ही वेश्यावृत्ति को कानूनी माना है। सिर्फ नेवादा राज्य ने। यहाँ भी सिर्फ 10 काउंटीज में लाइसेंस शुदा घरों में ही वेश्यावृत्ति वैध है। हालांकि पूरे अमेरिका में पोर्नोग्राफी पूरी तरह वैध है। आप पोर्नो वीडियोस बना सकते हो, लेकिन अडल्ट वीडियोस के प्रोडक्शन हाउस और अलग थिएटर्स भी हैं। अब यूरोप की बात करें तो 44 में से 12 देशों में वेश्यावृत्ति अपराध है। 44 में से 12 देशों में वेश्यावृत्ति अपराध है। यूरोप के 44 में से 12 देशों में वेश्यावृत्ति पूरी तरह अपराध है, इलीगल। वर्क इज वर्क, ये बिल्कुल सही बात है। वर्क इज वर्क, ये सब अगर देखा जाए एक पर्सपेक्टिव से तो ये सब लीगल हो जाना चाहिए, क्योंकि यह एक बेसिक नीड है जो कि सभी करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट तो कोई नहीं करना चाहता। 17 देशों में वेश्यावृत्ति लीगल है, लेकिन वैश्यालय जाना अपराध है। वेश्यावृत्ति है लेकिन वैश्यालय जाना अपराध है। ये क्या बात है? 5 देश ऐसे हैं जहां सेक्स बेचना लीगल है लेकिन सेक्स खरीदना अपराध है। मतलब बेच, अरे यार कैसी, मतलब कितनी स्टूपिड सी बात है। सेक्स बेचना लीगल है, आप बेच सकते हो, लेकिन खरीदना अपराध है। ये क्या बात हुई? मतलब कोई बेच रहा है, आप खरीदने वाले के ऊपर अपराध लगा रहे हो कि तू खरीद रहा है तो इलीगल है, वो बेच रहा है इलीगल। तो बेचने का मतलब क्या निकला उसका? बेल्जियम अकेला देश है जहां वेश्यावृत्ति इससे जुड़े काम पूरी तरह लीगल है। बेल्जियम बेल्जियम देखें, न्यूजीलैंड देखें, सब कुछ लीगल है। लेकिन बेल्जियम के बीच में बसे लग्जमबर्ग में वेश्यालय जाना अपराध है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को पेशा माना है, जो कि एक नॉर्मल काम की तरह ट्रीट किया जाता है। 2022 के अपने एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को पेशा माना है कि ये पेशा है, वर्क है। दरअसल भारतीय कानून के तहत वेश्यावृत्ति हमेशा ही लीगल रहा है, यानी पैसे के बदले सेक्स कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन इससे जुड़े कुछ चीजों को अपराध माना गया है। अगर वेश्यावृत्ति से पहले पैसों के लेन देन पर बात यानी सॉलिसिटेशन हो, अगर वेश्यावृत्ति संगठित तौर पर हो रही हो यानी वेश्यालय चल रहा हो, अगर वेश्यावृत्ति का किसी भी तरह से प्रचार किया जा रहा हो, अगर किसी से जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाई जा रही हो, तो ये सब अपराध। 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक पुलिस जब भी किसी वेश्यालय या सेक्स रैकेट को पकड़ती थी तो वहां काम करने वाली प्रोस्टिट्यूटर्स को भी गिरफ्तार किया जाता था। पुलिस का तर्क ये था कि वेश्यावृत्ति से पहले सॉलिसिटेशन हुआ ही होगा और इसी आधार पर प्रोस्टिट्यूटर्स को गिरफ्तार किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सॉलिसिटेशन हुआ ही होगा ये बिना प्रमाण के नहीं माना जा सकता, इसीलिए प्रोस्टिट्यूटर्स को गिरफ्तार करना गलत है। उन्होंने कुछ गैर कानूनी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में कहा था कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है और इस पेशे से जुड़े लोगों को भी कानून के तहत सम्मान अधिकार प्राप्त है। क्या वेश्यावृत्ति सामाजिक तौर पर अपराध है? आज की जनरेशन के हिसाब से देखें तो ये सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। कुछ भी अपराध नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं।
दुनिया का सबसे पुराना पेशा है वैश्यवृत्ति। ग्रीक सभ्यता से लेकर बाइबल तक में इसका जिक्र है। वैश्यवृत्ति को आज भले ही सामाजिक बुराई माना जाता है, जो कि वही लोग बुराई मानते हैं जो उसमें डूबे हुए हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। सबसे पुरानी सभ्यताओं के अवशेषों में भी इस बात के सबूत मिलते हैं कि उनके समाज में वैश्यवृत्ति आम बात थी, जो कि आज के टाइम पे भी आम बात हो जानी चाहिए, बस लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सुमेरियन सभ्यता में मंदिर में रहती थी वैश्याएं। सुमेरियन सब मंदिर में, कि जाओ मंदिर के दर्शन करो, वहीं करो। वैश्यवृत्ति का सबसे पुराना जिक्र 4500 साल पुरानी सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों में मिलता है। सुमेरियन सभ्यता के उरूक शहर में देवी ईस्टर के मंदिर थे, जिनमें 3 क्लास की वेश्याएं रहती थी। पहली क्लास की वेश्याएं सिर्फ मंदिर के अंदर सेक्सुअल रिवाजों में हिस्सा लेती थी। इनका समाज में काफी ऊंचा दर्जा था। देख रहे हो कि ऐसा समाज भी हुआ करता था, और तस्वीरों में आपको देख सकते हो। दूसरे क्लास की वेश्याएं मंदिर में आने वाले विजिटर्स को सेक्सुअल सेवाएं देती थी, विजिटर्स। तीसरी क्लास की वेश्याएं मंदिर की जमीन पर रहती थी, और वे मंदिर के बाहर जाकर ग्राहक भी ढूंढ सकती थी। एज एजटेक एजटेक में देखे तो वेश्याओं के घर को कहते थे सेवो कैली। सेवो कैली मध्य अमेरिका अमेरिका की एजटेक सभ्यता में एक शब्द था सेवो कैली। इसका मतलब होता था औरतों का घर, जिसे वैश्यागृह बोलते। एजटेक रिकॉर्ड्स के मुताबिक सेवो कैली में वेश्याएं रहती थी। 17 देशों में वैश्यवृत्ति लीगल, लेकिन वैश्यालय चलाना अपराध है, जो कि बिल्कुल अपराध होना ही नहीं चाहिए। 5 देश ऐसे जहां सेक्स बेचना लीगल, लेकिन सेक्स खरीदना अपराध। मतलब आप क्या लोगों को बेवकूफ समझ के रखा है आपने? आप बेचना लीगल रख रहे हो, लेकिन खरीदना अपराध रख रहे हो, ये क्या बात हुई? बेल्जियम अकेला देश जहां वैश्यवृत्ति से जुड़े काम पूरी तरह लीगल, और बेल्जियम के बीच में बसे लग्जमबर्ग में वैश्यालय चलाना अपराध है। हाई क्लास वेश्याएं होती थी हेटाइरा। अब जानते हैं हेटाइरा। प्राचीन यूनान में वैश्यवृत्ति न सिर्फ कॉमन थी, बल्कि इस पेशे से महिला और पुरुष दोनों जुड़े थे, क्योंकि जुड़े ही होने चाहिए। लेकिन नॉर्मल बेसिक सी नीड है, आप देखें तो इनमें इसमें इतना सोचना क्या है। ग्रीक समाज में वैश्याओं के एक वर्ग को हेटाइरा कहते थे। ये हाई क्लास वेश्याएं होती थी। ग्रीस में सम्भ्रात महिलाएं पुरुषों की पार्टियों में नहीं बैठ सकती थी, लेकिन हेटाइरा इन पार्टियों में रहती थी। हेटाइरा पढ़ी लिखी और कलाओं में माहिर होती थी। हाई क्लास में सीधी पहुंच की वजह से वे राजनीति को भी प्रभावित करती थी। पोम्पेई की दीवारों पर थी वेश्याओं की पेंटिंग। तो आप पेंटिंग में देख सकते हो कि रोमन साम्राज्य में वैश्यावृत्ति बहुत कॉमन थी। इसका पता इसके पुराने शहरों के अवशेषों से चलता है। देखो कितना और आज देखो रोमन कितना एडवांस है। एक अच्छे घर, एक बेहतर दुनिया। 180 रोमन सभ्यता का पोम्पेई, आज इटली में नेपल्स शहर, काफी समृद्ध माना जाता था। ज्वालामुखी वेसुवियस के विस्फोट में ये शहर नष्ट हो गया था। खुदाई में मिले इस शहर के अवशेषों में कई ऐसी वॉल पेंटिंग्स मिली हैं जिनमें वेश्याओं को सेक्सुअल एक्ट करते देखा गया है, जैसे आप फोटो में देख सकते हो। इससे पता चलता है कि ये वॉल पेंटिंग्स वैश्यालयों में बनी थी। और खुदाई में पोम्पई के सार्वजनिक स्नानगृह हमाम के अवशेष भी मिलते हैं, जो रोमन साम्राज्य में कॉमन थे। हमाम की दीवारों में भी ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं जो वैश्यालयों के इश्तेहार लगती हैं। भारत में देखें तो ऋग्वेद में मिलता है वैश्यावृत्ति का पहला जिक्र। ऋग्वेद में मिलता है वैश्यावृत्ति का पहला जिक्र। भारत में वैश्यावृत्ति का पहला जिक्र 3500 साल पहले लिखे गए ऋग्वेद में मिलते हैं। अभी देखें तो भारत में रिलीजियन जिसको देखो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। मतलब रिलीजन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये संगठन वो संगठन, ये सब कुछ बैन हो जाना चाहिए। ऋग्वेद में जतनी शब्द मिलता है, इसका अर्थ है किसी विवाहित पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाने वाली वही। अब जो ये संबंध बन रहे हैं इसको आप अवैध कैसे बोल सकते हैं? ये अवैध है ही नहीं। लेकिन ये महिला संबंध बनाने के बदले उपहार और पैसे भी लेती है, इसलिए जतनी कोई प्रेमिका नहीं बल्कि वैश्या होती।
पहली भाषा में शब्द था मुहूर्त, जिससे संस्कृत में मूर्ति का शब्द बना। इसका मतलब होता है एक ऐसा प्रेम संबंध है जो टेम्पररी टेम्पररी 4500 सालों में सेक्स वर्कर्स और सेक्स इंडस्ट्री की तस्वीर बदल गई। लोग बदल गए। प्राचीन सभ्यताओं में वेश्याएं ज्यादातर किसी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी होती थी, लेकिन समय के साथ ये तस्वीर बदलती चली। सिर्फ भारत में आप देखो तो देवदासियां होती हैं। आपने सुना होगा कि देवदासियां हुआ करती थी। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती थी तो बहुत सी लड़कियों को देवदासी बनना पड़ता। आज सेक्स वर्कर्स की परिभाषा तय करना लगातार जटिल होता जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी के साथ इसमें नए नए पहलू जुड़ते जा रहे हैं। सेक्स वर्कर्स के तौर पर सिर्फ प्रोस्टिट्यूटर्स को ही जाना जाता है, और कई जगहों पर पोर्नोग्राफी से जुड़े लोगों को भी सेक्स वर्कर की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके साथ ही स्ट्रिप क्लब में काम करने वाले को भी सेक्स वर्कर्स माना जाता है। इंटरनेट के दौर में पोर्न का नया रूप वेब कैम रूम्स बन गए हैं, जहां लड़कियां वेब कैम के जरिए सेक्सुअल एक्ट्स को लाइव स्ट्रीम करती हैं। ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। जिन देशों में सेक्स वर्कर्स को कानून के जरिए रेगुलेट किया जाता है, वहां ये परिभाषा तय करना जरूरी होगा। आखिर इंटरनेशनल डे फॉर सेक्स वर्कर्स मानता कौन है? 100 वेश्याओं ने चर्च पर किया था कब्जा, उसी की याद में मनाते हैं ये खास दिन। पहले जानिए कि आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है। तो 1970 के दशक की बात है। ये पूरे यूरोप में वेश्यावृत्ति को आम बात थी पूरे यूरोप में, लेकिन कहीं भी इसके नियमों पर तस्वीर साफ नहीं थी। इस वजह से सेक्स वर्कर्स पर दोहरा खतरा था। वे ग्राहकों और सेक्स रैकेट चलाने वाले दलालों की हिंसा का शिकार होती थी। दूसरी तरफ पुलिस भी उनकी मदद के बजाय प्रताड़ित ही करती थी। 1975 में फ्रांस के लियोन शहर में एक के बाद एक 3 वेश्याओं की हत्या हो गई। इससे परेशान और डरी हुई सेक्स वर्कर्स ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं की गई। 2 जून 1975 को करीब 100 सेक्स वर्कर्स ने लियोन के शहर के सेंट नजीर चर्च पर कब्जा कर लिया और चर्च परिसर में धरने पर बैठ गई। उनकी मांग थी कि पुलिस की सख्ती बंद हो, जेल में बंद वेश्याओं को छोड़ा जाए और उनकी बुरी वर्किंग कंडीशंस को सुधारा जाए। बिल्कुल सही बात है। एक नॉर्मल सा वर्क है। अगर आप देखें तो आप जैसे कुछ काम कर रहे हैं वैसे ही कोई और काम कर रहा है, बस काम अलग अलग है। तो सबको सेफ्टी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। चर्च के प्रमुख रेवरेंड एंटोनी बीएल भी वेश्याओं के साथ थे। उन्होंने धरना देने वाली वेश्याओं को ना तो खुद रोका और ना ही उन्हें हटाने के लिए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। चर्च परिसर में धरना 8 दिन तक चलता रहा। वेश्याएं अपना बैनर लगाए चर्च परिसर में रहती रही थी। इस धरने को उस समय फ्रांस ही नहीं दूसरे देशों के मीडिया ने भी खूब प्रचारित किया। इन वेश्याओं के समर्थन में फ्रांस के दूसरे शहर मार्से, ग्रोनोबल और मांट पेलियर में भी सेक्स वर्कर्स ने धरने शुरू कर दिए। अंततः 10 जून को सरकार के आदेश पर पुलिस ने धरना दे रही सेक्स वर्कर्स को लियोन के चर्च से हटा दिया। इस प्रदर्शन से ना तो कोई कानून बदला और ना ही सरकार ने कोई कदम उठाया, लेकिन इससे पूरे यूरोप की सेक्स वर्कर को संगठित कर दिया। देख रहे हो गाइस, मतलब आपका मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती। आपने कुछ किया है, आप मेहनत कर रहे हो दिन रात, कोई चीज में आपने जान लगा दी, तो आपको स्टार्टिंग में भले ही रिजल्ट ना मिले, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेंगे जरूर। 1976 में पूरे यूरोप में 2 जून को इंटरनेशनल डे सेक्स वर्कर्स डे तौर पर मनाया जाने लगा। आज पूरी दुनिया में 300 से ज्यादा संगठन इस दिन अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। आज भी उनकी मांग सामाजिक पहचान और सेक्स वर्क को डिक्रिमिनलाइज करने की है। 73% सेक्स वर्कर्स होती है हिंसा का शिकार। बिल्कुल सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, और ये सब कुछ समय है लीगल करने का। एवरीथिंग। एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक औसतन 73% सेक्स वर्कर्स अपने पूरे जीवन में कभी ना कभी सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती है। यही नहीं, सीरियल किलर्स के लिए भी सेक्स वर्कर्स हमेशा से आसान शिकार रही है। तो इस पर काफी मूवीज भी बनी हुई हैं। सेक्स वर्कर्स सीरियल किलिंग के कुछ कुख्यात केस भी हैं, जिन पर बहुत सी मूवीज बनी है। जैसे जैक द रिपर केस लंदन में वेश्याओं का गला रेत कर ऑर्गन्स निकालता था।
1888 लंदन के व्हाइट चैपल इलाके में कई सेक्स वर्कर्स की हत्या हो रही थी। हत्यारा महिला का गला रेत देता, फिर पेट चीरकर ऑर्गन्स निकाल लेता। हु इज मिस्ट्री जैक द रिपर। और कोई कानून नहीं था इसको लेकर, इसीलिए पुलिस भी शांत थी। पुलिस कभी हत्यारे को पकड़ नहीं पाई। अखबारों ने उसे जैक द रिपर नाम दिया। रिपर ने कितनी हत्याएं की ये तय नहीं, पुलिस का मानना है कि उसने 5 हत्याएं की। जिस तरीके से वेश्याओं के पेट चीर का ऑर्गन्स निकाले गए थे, उससे ये लगता है कि हत्यारे को सर्जरी का अनुभव है। 1888 के बाद इस तरह से होने वाली हत्याएं रुक गई और पुलिस ने जांच बंद कर दी। अब सेक्स ह्यूरमान 11 सेक्स वर्कर्स को मार लाश बोरों में बांध फेंकी थी। अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड में 1993 से 2011 के बीच 11 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स की हत्या कर दी गई। मिसिंग पर्सन केस के बीच जांच के दौरान गिलगो बीच के निकट पुलिस को 11 लाशें मिली। इन सभी लाशों को बोरे में बांधकर बीच के पास झाड़ियों में दलदल में फेंका गया था। जुलाई 2023 में पुलिस ने मैनहट्टन से आर्किटेक्ट रेक्स ड्यूरान को गिरफ्तार किया। पुलिस का मानना है कि हत्यारा इन महिलाओं को फोन या ईमेल के जरिए बुलाता था, नशीली दवा देकर उनका गला दबा देता था, लाश बोरी में बांधकर दिल को बीच के पास फेंक देता था। अभी ये मामला अंडर ट्रायल है। रेक्स के ने किसी भी हत्या में हाथ होने से इनकार किया। और भी काफी सारी केसेस अगर आप देखें तो देखने को मिलेंगे आपको। सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए जारी है जंग, और अभी तक दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और सबसे ज्यादा वो देश जो रिलीजियस होने का ढोंग करते हैं। दुनिया भर में कई संगठन सेक्स वर्कर्स के लिए बेहतर हालात और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप ये मान सकते हैं कि इस पेशे के बारे में खुलकर बात करना समाज के हर तबके को असहज लगता है। हर तबके को नहीं, सिर्फ इंडिया में 90% लोगों को असहज लगता है। बाहर की कंट्रीज में देखे तो यूरोप, अमेरिका, इसमें बहुत खुले विचार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरह शायद समाज के लिए भी ये जरूरी है कि वो ऐसे तो पेशे को पहचान दे, ताकि इससे जुड़े लोगों को हिंसा और बदतर हालात से निजात मिल सके। बिल्कुल सही बात है। अगर वो भी इंसान, आप भी इंसान, तो जो आपको प्रोवाइड हो रही वो उनको प्रोवाइड को क्यों नहीं हो सकते? अगर वो भी तो काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा एज डिफरेंस के साथ साथ आपको मेंटेलिटी डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। ऐसी नई वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।